नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौकरी जाने की खबर अक्सर छोटे में छपती है, मगर पेट्रोल महंगा होने पर ऐसी जनता का बयान खूब बड़ा कर दिखाया जाता है जो सरकार की मजबूरी समझने का दावा करती है, कहती है महंगाई का सामना करने के लिए तैयार है। एक बड़ी टेक कंपनी ने आईआईटी, एनआईटी, बीआईटी के छात्रों को नौकरी के ऑफर दिए, ऑफर वापस ले लिए। छात्रों के हाथ आई नौकरी चली गई। जिन कॉलेजों से छात्रों को नियुक्त किया गया उन्हें कहा जा रहा है अब आपकी जरूरत नहीं। अभी हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी 16 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। गोदी मीडिया को ऐसे छात्र नहीं मिल रहे जो अपनी नौकरी और सैलरी का हाल बता सकें, मगर पेट्रोल पंप पर ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो कह रहे हैं सरकार पेट्रोल के दाम और भी बढ़ा देती तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को सुनकर लगता है कि देश में दिवाली क्यों नहीं मन रही कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। सरकार को अगर पता होता कि जनता दाम बढ़ाने से इतनी खुश हो जाएगी तो वह चुनाव बीत जाने का इंतजार नहीं करती। इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि अलग अलग सोर्स से हमने बहुत सारी जानकारियां जमा की हैं ताकि आपको पता चले और हम भी समझें आपके साथ साथ कि अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है उसे किस तरह से दिखाया जा रहा है और पूरी सच्चाई न दिख जाए उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह से छिपाया जा रहा है। अगर जनता में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर इतना समर्थन है, तब फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सबके शेयर 2.25 से लेकर 3.25% तक क्यों गिर गए? क्या पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम कम बढ़ाए गए इसलिए शेयरों के दाम गिर गए? क्या निवेशकों को उम्मीद थी कि दाम और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे? बात 15 मई की सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए और सीएनजी के 2 रुपए बढ़ने की नहीं। 15 मई के पहले दिल्ली में नॉर्मल पेट्रोल करीब 95 रुपए लीटर था। क्या वो सस्ता था? क्या वाकई जनता महंगाई से खुश होने लगी है? दूध के दाम क्यों बढ़ गए? दूध भी खाड़ी के देशों से आ रहा है। क्या भारत में दूध का टैंकर होर्मुज से होकर आता है? गोदी मीडिया और न्यूज एजेंसियों को ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो अपनी बर्बादी नहीं देख पाते मगर सरकार की मजबूरी ठीक से समझ जाते हैं। कांग्रेस का कहना है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के कारण इस साल महंगाई 6% तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो अरबपतियों को छोड़कर सबके लिए ही खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पेट्रोल के दाम घटाए गए, तब तो भारत की जनता को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने चाहिए कि उन्होंने दाम कैसे कम कर दिए। सीएनजी 2 रुपया महंगा हुआ, जाहिर है ऑटो का किराया महंगा होगा। ऑटो में चलने वाले की कमाई क्या रोज रोज बढ़ रही है जो खुश हो रहा होगा? पेट्रोल, डीजल के दाम अभी 3 रुपए बढ़े हैं, लेकिन कोई नहीं जानता आने वाले दिनों में इसके दाम कहां तक जाएंगे। 2022 में ठीक ऐसा हुआ। यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव अभियान चल रहे थे। 137 दिनों तक कोई दाम नहीं बढ़ा, जबकि उस समय भी यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल का भाव बढ़ने लगा था। चुनाव खत्म होते ही कई दिनों तक पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जाने लगे। एक झटके में नहीं बल्कि 2 हफ्ते तक रुक रुक कर दाम बढ़ाए गए और 9 दिनों में लगातार 8 बार दाम बढ़ गए। एक हफ्ते में दाम 5.5 रुपए से ज्यादा बढ़े। 2 हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब 9 से लेकर 12 रुपया प्रति लीटर महंगा हो गया। 2022 में शुरुआत 80 पैसे से हुई और पेट्रोल, डीजल के दाम 80% बढ़ते हुए 10 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई। इस बार शुरुआत 3 रुपए से हुई है। मीडिया में विश्लेषण छप रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी इकलौती नहीं होगी, आगे भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल के उत्पादन पर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस घाटे की भरपाई 3 रुपए की वृद्धि से नहीं हो पाएगी। सरकारी सूत्रों ने हिंदू बिजनेस लाइन के शिशिर सिन्हा से कहा है अगर युद्ध के कारण हो रहे घाटे का सारा भार ग्राहकों पर शिफ्ट किया गया तो रिटेल के दामों में 200 से 300% की वृद्धि हो जाएगी।
इतनी हालत खराब है। अखबार लिखता है इससे आबादी का निचला 20% हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होगा। किसान, ट्रक या ऑटो रिक्शा चलाने वाले इस बढ़ोतरी को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए अपील की जा रही है कि आप खुद ही खपत कम कर दीजिए। तो सवाल है कि यह काम 2 महीने पहले क्यों नहीं किया गया? खपत ही कम करवानी थी तो 2 महीने पहले चेतावनी जारी कर देनी चाहिए थी, मगर तब चुनाव चल रहे थे और सरकार कह रही थी चिंता मत कीजिए। दाम बढ़ाने के बाद कई तरह के जनसंपर्क पीआर एक्सरसाइज चल रही है। सरकार इसमें भी अपनी छवि की चिंता कर रही है। कई सारे चार्ट मीडिया में घुमाए जा रहे हैं कि दुनिया के देशों में 50 से 60% दाम बढ़े, भारत में तो बहुत कम बढ़ा। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक भारत ने एक्साइज ड्यूटी से भारी भरकम कमाई की है। 2018 से 21 के बीच 8 लाख करोड़ की कमाई हुई। एक और पीआर चल रहा है, 4 साल से दाम नहीं बढ़ा। लेकिन इस दौरान क्या पेट्रोल सस्ता था? 95 रुपए प्रति लीटर की आदत डाल देने के बाद कहा जा रहा है कि 4 साल से दाम नहीं बढ़ा। जब कच्चा तेल सस्ता हुआ, आज की तरह महंगा नहीं था, तब क्या उसका फायदा ग्राहकों को दिया गया? यूक्रेन युद्ध के कारण भारत की तेल कंपनियों ने रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया। उस दौरान निजी तेल कंपनियों के साथ साथ सरकार की तेल मार्केटिंग कंपनियों को भी बहुत फायदा हुआ, मगर दाम तो कम नहीं हुए। जब सरकार से पूछा गया कि रूस से प्रति बैरल 30 से $35 की छूट मिली है, दाम क्यों नहीं घटे, तो जवाब दिया गया अगर रूस का सस्ता तेल नहीं आता तो भारत में पेट्रोल का दाम 150 रुपए प्रति लीटर तक चला गया होता। जनता के लिए भले दाम कम नहीं हो रहा, मगर बढ़ भी तो नहीं रहा। संसद में सरकार ने कहा रूस से सस्ता तेल खरीदकर तेल कंपनियां पिछले साल के घाटे की भरपाई कर रही हैं, इसलिए जनता को लाभ नहीं मिल रहा और रूस के सस्ते तेल से जो बचत हो रही है उससे सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम कर रही है। थोड़ा पीछे जाकर देखना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम भारत में 95 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति लीटर क्यों थे, कब से हैं? दाम बढ़ाने के बाद गंगानगर में पेट्रोल 109 रुपए लीटर से अधिक का हो गया है। सरकार दावा करती है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग शहरों की खबरें बता रही हैं कि शायद ऐसा नहीं। ग्राहकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे प्रीमियम पेट्रोल खरीदें, जो कि नॉर्मल पेट्रोल से 9 रुपए महंगा है। यह बात कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर को अपने पत्र में कही है। साफ साफ लिखा है कि उन पर प्रीमियम पेट्रोल खरीदने और बेचने के दबाव दिए जा रहे हैं। डीलर संगठन ने आरोप लगाया है कि एचपीसीएल के कुछ रीजनल ऑफिस दबाव बना रहे हैं कि जब तक सामान्य पेट्रोल के ऑर्डर को प्रीमियम पेट्रोल के ऑर्डर में नहीं बदलेंगे तब तक सप्लाई नहीं की जाएगी। इससे आर्टिफिशियल किल्लत पैदा हो रही है, जबकि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम बिना किसी शर्त के सप्लाई कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक अरविंद कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि सप्लाई में दिक्कत ना हो इसलिए उनकी रिफाइनरी 100% की क्षमता पर उत्पादन कर रही है और किसी आउटलेट पर तेल की कमी नहीं। अलग अलग शहरों की रिपोर्ट ही बता सकती है कहां तेल आसानी से मिल रहा है और कहां तेल मांग से कम दिया जा रहा है। यह रांची के एक पेट्रोल पंप का हाल है। यहां कतार लंबी होती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि शहर के कुछ और पेट्रोल पंपों पर भी यही हालत है। लोग शिकायत करते मिले कि कई घंटे से पेट्रोल खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, मगर मिल नहीं रहा, इसलिए लाइन लंबी हो गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को देखकर पंप के स्टाफ निकलने से घबरा रहे हैं कि कहीं स्थिति बिगड़ न जाए। क्या आम दिनों में भी इन पेट्रोल पंपों पर इतनी भीड़ होती है? झारखंड के अलग अलग इलाकों से भी इसी तरह की खबर है कि पेट्रोल पंप पर तेल मिलने में दिक्कत आ रही है। हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर लोग बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी संकट दिखने लगा है। यह भीड़ बता रही है कि लोगों को 2 बातों की चिंता है कि कभी भी तेल का मिलना कम हो सकता है, बंद भी हो सकता है और दाम इससे भी अधिक बढ़ सकते हैं। आम आदमी से 2 महीने तक कहा गया चिंता की बात नहीं, और अब वह इसी की चिंता से परेशान है। द हिंदू की खबर है, उत्तर केरलम के जिलों में
ईंधन की सप्लाई में देरी हो रही है और रुक रुक कर की जा रही है। केरलम के अखबार मातृभूमि की रिपोर्ट है कि पेट्रोल पंपों से कहा जा रहा है कि थोक में बेचना कम कीजिए, ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल मत दीजिए। सुबह सुबह 6 बजे से खड़ा है यहाँ पे सर। परेशानी तो इतना है कि मत पूछिए, कहीं आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हम लोग शॉपकीपर हैं, शॉप खोलने में भी जाने में बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप वाले अभी जितने भी स्टाफ लोग आए नहीं अभी तक, स्टाफ लोग आ भी रहे हैं तो डर के मारे निकल नहीं रहे हैं। पब्लिक इतना ज़्यादा है कि और शोर शराबा हो सकता है, इसलिए प्रशासन का डिमांड है उनका। हाँ, पेट्रोल डीजल डिमांड बढ़ गया, वो तो ऑब्वियसली बढ़ना ही था, क्योंकि जब ईरान यूएसए का युद्ध चल रहा है तो ऑलरेडी पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ी हुई है, तो इंडिया में तो बढ़ना ही बढ़ना। सर हम तो सुबह से ही आए हुए हैं, बट देख रहे हैं कि भीड़ भी लगा हुआ है और सप्लाई अभी चालू नहीं हुई है। देखिए, लोगों का कहना है कि प्रशासन आएगी तो सप्लाई चालू होगा। परेशानी तो बहुत हो रही है सर। 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा पेट्रोल। अभी क्या बात है पता नहीं, क्या कारण से नहीं मिल रहा। परेशानी तो होगी ना, गर्मी में ये सवेरे से इंतजार। डीजल मिलने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पेट्रोल यहाँ पर सफिशिएंट पेट्रोल है, लेकिन फिर भी खुला नहीं है। मेन बात पैनिक होने का है कि जिसको जरूरत है 2 लीटर 5 लीटर का, वो 10 लीटर 20 लीटर ले रहे हैं, जिसके कारण जो है ना स्टॉक करने का जो है, हालांकि प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल सफिशिएंट है, लेकिन लोगों में पैनिक है कि लोग स्टॉक कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। दाम जो बढ़ा है आज से जो है 3 रुपया बढ़ गया दाम, तो लोगों में एक और पैनिक है कि दाम बढ़ जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा। सप्लाई को लेकर सच क्या है? क्या जनता कुछ और देख रही है, जान रही है, और गोदी मीडिया कुछ और बता रहा है? भारत में रोज 50 लाख बैरल तेल इस्तेमाल होता है। सरकार का कहना है 60 दिनों की डिमांड के लिए पर्याप्त तेल है। खबरें छप रही हैं कि भारत में कच्चे तेल के भंडार में 15% की कमी आ गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस समय भारत के पास जितना तेल है उससे 18 दिनों की डिमांड पूरी की जा सकती है। फरवरी में भारत के पास 107 मिलियन बैरल का स्टॉक था, मई के मध्य में घटते घटते 91 मिलियन बैरल पर आ गया है। इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है पेट्रोल बचाने की प्रधानमंत्री की अपील के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है। मीडिया में 2 तरह के विश्लेषण छप रहे हैं। एक कि भारत में पिछले 12 साल में तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता भी भारत ने नहीं बढ़ाई, जिसके कारण यह संकट विकराल हुआ। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भारत की तुलना चीन से की जा रही है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक तेल का भंडार करने की क्षमता है। 28 अप्रैल को सलमान सोज ने द वायर में लिखा कि सन 2000 के आसपास भारत और चीन की भंडारण क्षमता एक जैसी थी। दोनों ने तेल को स्टोर करने का एक जैसा फैसला लिया, मगर भारत इस दौड़ में पीछे रह गया। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम को मंजूरी दी, मगर देरी हुई। 2010 में विशाखापट्टनम, मैंगलोर और कर्नाटका के पादुर में रिजर्व बनना शुरू हुआ। 2018 में पूरा हुआ। इन तीनों रिजर्व में 39 मिलियन बैरल जमा हो सकता था। इसी दौरान चीन ने अपना पहला रिजर्व 2006 में ही बना लिया। 2 साल के भीतर 3 और रिजर्व बन गए और 102 मिलियन बैरल स्टोर करने लगा। चीन उसके आगे भी 2 बिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने के लक्ष्य पर काम शुरू कर चुका है। भारत 3 स्टोरेज से आगे नहीं बढ़ सका। साफ है कि भारत ने आधी अधूरी कोशिश की, मगर चीन ने पूरी कोशिश की और पहले ही कच्चा तेल खरीदकर स्टॉक करने की क्षमता विकसित कर ली। 28 फरवरी को जब ईरान पर नाजायज हमला हुआ, उसके एक हफ्ते बाद ही CNBC ने रिपोर्ट कर दिया कि अगर तेल के दाम $100 के पार हुए तो बाकी दुनिया के मुकाबले चीन बेहतर तरीके से झटका झेल पाएगा। अमेरिका, चीन और भारत सबसे अधिक तेल की खपत करते हैं, लेकिन चीन सबसे अधिक तेल का आयात करता है। उसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है, लेकिन इन तीनों देशों में आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर भारत है, क्योंकि भारत में 2 चीजें नहीं हुई। तेल और गैस का उत्पादन नहीं बढ़ा, इसकी बातें होती रह गईं, और सही समय पर कच्चा तेल खरीदकर भंडारण की क्षमता नहीं बढ़ाई गई।
कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने चार्ट बनाकर दिखाया कि भारत के पास 2 करोड़ 10 लाख बैरल का स्टॉक है, चीन के पास 140 करोड़ बैरल का स्टॉक है। चीन ने समय पर तैयारी की तो उसका संकट वैसा नहीं जैसा भारत का। भारत ने तैयारी नहीं की तो हाहाकार है। अब सरकार इस तरह से कह रही है कि इस बार परीक्षा में टफ क्वेश्चन आ गया, इसलिए उसे नंबर कम आए। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। भारत ने जिस तरह से अपनी जनता से अपील की है, उसी तरह से अमेरिका से भी अपील की है कि रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध हटा दीजिए। भारत इस संकट में भी अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। यह सारी सूचनाएं हिंदी के दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। उनके पास धर्म की राजनीति से जुड़े नारे जल्दी पहुंचते हैं और उसी में जनता भटक जाती है। इस बात को समझना होगा कि ऐसी खबरें कहां खो जाती हैं और ऐसी खबरें उनके अखबारों में क्यों नहीं छपती। जनता अखबारों और गोदी चैनलों को कितने पैसे देती है, मगर क्या उस हिसाब से उसे जानकारी मिल रही है? इसी 26 अप्रैल को स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया के प्रतिनिधि संगठन ने सरकार को चिट्ठी लिख दी कि अब अगर उनके ईंधन का दाम बढ़ेगा तो उड़ानों को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। भारत के आसमान से कितनी तेजी से हवाई कंपनियां गायब होती चली गईं। जेट एयर, गो एयर और अब स्पाइस जेट की भी हालत खराब बताई जा रही है। इसमें एयर इंडिया का भी नाम जुड़ गया है। एयर इंडिया का घाटा बढ़ते बढ़ते 26,798 करोड़ तक आ पहुंचा है। इस वित्त वर्ष में उसका घाटा डबल हो गया। एयर इंडिया को हर हफ्ते 140 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। सोचिए हवाई यात्रियों की क्या हालत होती होगी। यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% की कटौती हो चुकी है। इंडिगो ने भी घोषणा की है कि मेट्रो शहरों में कम विमान उड़ाएगा। मांग भी कम हो गई है और घरेलू उड़ानों को जारी रखना फायदेमंद नहीं रहा। कभी आपने सोचा है कि भारत में दनादन एयरपोर्ट बनते जा रहे हैं? एयरपोर्ट बनाने की इतनी जल्दी क्यों है और विमान कंपनियां उसी तेजी से गायब क्यों होती जा रही हैं या घाटे में जा रही हैं? यह हो कैसे रहा है? उड़ान योजना के तहत कितने एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और जहां उड़ानें चल रही हैं वहां घटकर इक्का दुक्का रह गई हैं। यह सब युद्ध के पहले से होने लगा था, बस फर्क ये आया है कि इसमें तेजी आ गई है। जब जहाज नहीं चल रहे हैं तो दनादन एयरपोर्ट क्यों बन रहे हैं? क्या किसी को सस्ती दरों पर जमीन देने के लिए यह सब किया जा रहा है? खुदरा महंगाई 14 महीनों के शीर्ष पर, थोक महंगाई 42 महीनों के शीर्ष पर। प्रधानमंत्री मोदी की सारी अपील किससे? मिडिल क्लास से। लोअर मिडिल क्लास और गरीब तो पहले ही सोना चांदी नहीं लेता, विदेश यात्राएं नहीं करता, राशन का तेल खाता है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स छोड़िए, इस संकट का सामना करने के लिए टोल तक फ्री नहीं किया गया। लेकिन अपील उसी से है। इतने वर्षों से टैक्स का बोझ मिडिल क्लास ने उठाया, कॉरपोरेट को टैक्स कटौती का भारी लाभ मिला। 2014 में कुल टैक्स कलेक्शन में मिडिल क्लास का हिस्सा 38.1% था। 10 साल बाद 2024 में बढ़ गया 53.4% पर आ गया। कॉरपोरेट का हिस्सा 10 साल में 61.9% से घटकर 46.6% हो गया। उदय कोटक ने तो खतरे की चेतावनी दे दी, लेकिन उसके बाद दूसरे बड़े कॉरपोरेट प्रमुख चुप्पी साध गए। उनकी आवाज आई नहीं कि अपने कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने के लिए 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी दी जा रही है, जबकि लिस्टेड कंपनियों के सीईओ की सैलरी 1 दशक में डबल हो गई। क्या किसी ने ऐसी घोषणा सुनी? प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अभी तक एक भी उद्योगपति भावुक क्यों नहीं हुआ कि हम अपने कर्मचारियों को 1 महीने की ज्यादा सैलरी देंगे? इस संकट का असर सब पर एक समान नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात नहीं हो रही। पेट्रोल, डीजल और गैस के उत्पादन और भंडारण में मोदी सरकार का पिछले 12 साल का रिकॉर्ड आपने देख लिया। अब खाने के तेल का हाल भी देख लीजिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने खाने के तेल की खपत कम करने की अपील कर दी, लेकिन किसी ने आम परिवारों में झांक कर नहीं देखा तेल की खपत होती कितनी है। क्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की तुलना में तेल की खपत काफी कम है। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो चार्ट बनाया है उससे यही समझ में आता है गरीब राज्यों और गरीब परिवारों में तेल खरीदने की क्षमता नहीं है। मगर अपील उनसे भी की गई। 2021 की बात है, तब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कृषि प्रधान देश होने के बाद भी भारत 65,000 से लेकर 70,000 करोड़ का खाद्य तेल बाहर से लाता है। इसे बंद किया जाए ताकि किसानों के खाते में और पैसे दिए जा सकें। कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। 2014 से 2021, 2021 से लेकर 2026, इस दौरान हुआ क्या? 2021 के बाद 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक फैसला लेती है 3 साल बाद, और लक्ष्य बनाया जाता है अगले 7 साल का, 2031 तक का। 2021 में खाद्य तेल, ताड़ के तेल पर राष्ट्रीय मिशन बनाया गया। 3 अक्टूबर 2024 को मोदी सरकार की कैबिनेट ने तिलहन पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की मंजूरी दी। 7 साल में तेल के उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके लिए 7 साल के लिए 10,000 करोड़ का बजट बताया गया। 7 साल के लिए तो 2021 से 26 आ गया, मिशन ही बनता रहा और खाने के तेल का आयात घटा नहीं। भारत आज भी अपनी जरूरत का 60% तेल दूसरे देशों से मंगाता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक चार्ट में दिखाया है कि पिछले 20 वर्षों में खाद्य तेल के आयात में 2.2 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इसे आयात करने की लागत 15 गुना बढ़ गई है। तेल का हिसाब करने के लिए नवंबर से अक्टूबर के बीच आकलन किया जाता है। इसे लेकर तेल वर्ष कहा जाता है। इस हिसाब से 2024-25 के शुरुआती 6 महीनों में 73,000 करोड़ खाद्य तेल का आयात हुआ और मौजूदा तेल वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में 87,000 करोड़ का आयात हो चुका है। सरकारी आंकड़े यही कहते हैं खाद्य तेल की उत्पादकता 10 साल में बढ़ी है, मगर आयात के आंकड़े कुछ और कहते हैं। गोदी मीडिया प्रधानमंत्री की अपील को सही बताने में लग गया है। महान बता ही देगा, आप मान भी लेंगे, मगर उनकी अपील से गहने बनाने वाले लाखों कारीगरों का परिवार संकट में आ गया है। उनकी कमाई खत्म हो जाएगी, होने लगी है। सोना चांदी के छोटे कारोबारी बर्बाद होने लग जाएंगे। गहना कारीगरों के लिए सरकार क्या कर रही है? उनका घर कैसे चलेगा? क्या गोदी चैनलों पर उनकी कहानी उन फैक्ट्रियों से दिखाई जा रही है जहां वे काम करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि 85% ज्वेलरी एक्सपोर्टर एमएसएमई सेक्टर में है, यानी जॉब क्रिएटर्स हैं। सोने के आभूषण कारोबार में गांव से शहर तक, कस्बों से महानगरों तक छोटे ज्वेलर, व्यापारी, सुनार, गलाई, पकाई, छिलाई, गढ़ाई, पॉलिश, ये सब काम में लाखों करोड़ों कारीगर लगे हैं और करोड़ों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ती है। एक और तथ्य जो किसी को शायद मालूम नहीं हो, जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है, ये भारत की शायद सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। 50 लाख लोग सीधे कारीगर इत्यादि ये काम करते हैं और देश में 3.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। एक साल की अगर रोजगार बंदी हो गई तो पूरा ज्वेलरी सेक्टर हिंदुस्तान का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। भारत में दामों का बढ़ना दूसरे देशों से अलग घटना है। यहां 80% लोग इतने गरीब हैं कि उनका पेट भरने के लिए सरकार
मुफ्त में अनाज दे रही है कई साल से। जरा सी महंगाई ऐसे लोगों के जीवन को और संकट में डाल सकती है। लोग चीजें खरीदना बंद कर देते हैं और कंपनियां संकट में आने लग जाती हैं। हिंदू बिजनेस लाइन में वल्लारी सांसगिरी की एक रिपोर्ट है। एफएमसीजी की बड़ी कंपनियां विज्ञापन के बजट में कटौती कर रही हैं क्योंकि बाजार में खरीदार ही नहीं है और लागत भी बढ़ गई है। एफएमसीजी कंपनियां वो सामान बनाती हैं जो आप रोजमर्रा के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, तेल वगैरह वगैरह। अब कंपनियां साबुन, सॉफ्ट ड्रिंक, फेस वॉश के पैकेट का आकार छोटा कर रही हैं ताकि कमाई का मार्जिन संभाला जा सके। मनी कंट्रोल की ऐश्वर्या नायर की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने सामान में 2 से 5% की बढ़ोतरी कर दी है। कुछ सामान की पैकेजिंग घटा दी है तो बड़े पैकेट का दाम बढ़ा दिया है। खाड़ी में युद्ध ने पाम ऑयल के दाम बढ़ा दिए, इसलिए साबुन के कारोबार को झटका लगा। गोदरेज ने साबुन के दाम 5% बढ़ा दिए हैं। कपड़े धोने के साबुन में 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई है। डाबर के सामानों में 10% तक की महंगाई देखी जा सकती है। 10 से 20 रुपए की पैकिंग वाले सामान का साइज छोटा किया जा सकता है। ब्रिटानिया का भी यही हाल है। दाम बढ़ रहे हैं और सामान छोटा हो रहा है। आर्थिक दबाव नापने के कई पैमाने होते हैं। पारंपरिक तरीकों के अलावा ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न को भी देखा जाता है। अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, इनमें से एक आइटम है पुरुषों के अंडरवियर। जब इनकी बिक्री कम हो जाती है तो समझा जाता है कि पुरुष अपनी जरूरत के बुनियादी सामान पर पैसा खर्च नहीं कर पा रहा। दिसंबर 2025 में भारत में लक्स इंडस्ट्रीज, जॉकी के डिस्ट्रीब्यूटर पेज इंडस्ट्रीज दोनों की सेल्स में वृद्धि घट गई। इनका कहना है कि कम आय वाले वर्ग में बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते अंडरवियर की बिक्री कम रही और रेवेन्यू भी कम रहा। यह भी मनी कंट्रोल में ऐश्वर्या नायर की रिपोर्ट है। तो अर्थव्यवस्था का हाल पहले से ही खराब है, बस युद्ध ने उसकी कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया। सरकार जनता को कभी 2031 तो कभी 2047 के सपने दिखाने में लगी रही, मगर 2026 दिखाई दे गया। 2026 चाहता है कि आप यह भी देख लें कि 2014 से 26 के बीच भारत की आर्थिक नीति और स्थिति का क्या हाल है। लोगों को अपनी आर्थिक तरक्की का मूल्यांकन करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को झूठे दावों से आप नहीं ढक सकते। वह पर्दा अब हट गया है तो अब ठीक से देख लीजिए और आगे इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।